हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 10 फरवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली क्या करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी आर्टिकल आते हैं, खासतौर पे ऐसे आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ क्या है कि आपका करंट अफेयर तैयार ही हो, साथ ही साथ आपका स्टैटिक नॉलेज भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो करंट और स्टैटिक को मिला के बनते हैं। तो इस तरह से पर्पज़ रहता है। ना सिर्फ यूपीएससी में, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 एमसीक्यूज हैं, सारे एक्सप्लेनेशन विथ मैपिंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सतही स्तर पर काम नहीं है, सरफेस लेवल पर डेप्थ में एनालिसिस होता है। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो आप एक वीडियो देखो, आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आप इंप्रूवमेंट बोलेंगे वो हम जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली न्यूज़ की। पहली न्यूज़ किसके बारे में है कि विद द रेफरेंस ऑफ कॉपरनिकस सेंटिनल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये कॉपरनिकस सेंटिनल जो मिशन है, इसके बारे में पहली न्यूज़ है। तो हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो ये जान लीजिए भाई कि ये क्या इंडिया का मिशन है। अगर नहीं है तो फिर हम सतर्क हो जाएंगे और बहुत डेप्थ में एनालिसिस नहीं करेंगे उस पार्टिकुलर न्यूज का। स्टैटिक चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे ये जो मिशन है ये किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अब ये जो मिशन है किसके संबंध में है, ये मिशन है अर्थ को ऑब्जर्व करने के संबंध में, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। आप ये समझिए कि इस मिशन ने क्या किया है। इस मिशन ने जो ओलंपिक हुए उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटो निकाली। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है इस मिशन की, या इसमें जो इमेज खींचने की तकनीकी है, वो काफ़ी पॉपुलर हुई है, ये काफ़ी वायरल हुई है, इस वजह से न्यूज़ में था। अब यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट क्या आता है। स्टैटिक पॉइंट ये आता है कि आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन होता क्या है, दूसरा कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, आखिर ये सैटेलाइट होते क्या हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि हम क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर ऐसे सैटेलाइट इंस्टॉल करेंगे जो पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल है, या अगर हम बात करें जो महासागर है, या एग्रीकल्चर है, या कृषि है, या इसके अलावा जो डिजास्टर है, आपदा है, सुनामी आ रही, भूकंप, या इन सब की क्या करेंगे, ये निगरानी करेंगे। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं अपनी अपनी स्पेस एजेंसी की मदद से हर एक देश प्रयास करता है लॉन्च करने का। जैसे भारत ने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिनका नाम है EOS-01। इसको भारत ने 2020 में लॉन्च किया रडार इमेजिंग के लिए। फिर EOS-03 लॉन्च किया, 04 रिसेट 1A लॉन्च किया, 06 लॉन्च किया, कार्टोजेन सीरीज लॉन्च की। तो भारत भी इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च करता है। उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका एक प्रोग्राम है कॉपरनिकस प्रोग्राम। कॉपरनिकस प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आर्टेमिस प्रोग्राम जैसे यूएस का नासा का है, उसी तरह से एक मतलब कि हाँ, हालांकि अलग अलग काम है दोनों में, लेकिन कॉपरनिकस प्रोग्राम किसका है मैच करने के लिए आ सकता है। अभी जो कॉपरनिकस प्रोग्राम है इस पर क्या करता है, यूरोपियन जो यूनियन है वो यूरोपियन कमीशन इसमें काम करता है। इसमें उनका पर्पज़ क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना और इस सैटेलाइट से प्राप्त डाटा का बेहतर प्रयोग करना, डिजास्टर को मैनेजमेंट करने में, फूड सिक्योरिटी को, ये सब काम करने में ये क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ पे ये तो हमने सारे स्टैटिक देखा कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बना है, ये देखिए। इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ईएसए के द्वारा मिशन जिसे डेवलप किया गया, करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पिलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस इन द सेम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित 2 ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि इट इज़ प्राइमरी फोकस ऑन मॉनिटरिंग ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न। इसका मुख्य उद्देश्य महासागरीय परिसंचरण की निगरानी करना है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ समुद्र की निगरानी करना नहीं। मैंने आपको बताया इसके 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए, सेंटिनल-2B है और 2C है, ठीक है ना। तो ये क्यों किया गया मैंने आपको बताया, पृथ्वी की निगरानी करना, और इसका पर्पज मैंने आपको बताया प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने किसी न्यूज़ को बेसिक भाषा में, सरल भाषा में समझाना कि डिफ़िकल्ट अंग्रेजी के वर्ड यूज कर करके। तो यही मेरा पर्पज़ रहता है कि आपको आसान भाषा में करंट अफेयर समझ में आए। उसका स्टैटिक चीज़ें आप प्रो लेवल में बनो करंट अफेयर और स्टैटिक को समझने में, ठीक है। तो चलो दूसरा एमसीक्यू हम देखते हैं। दूसरा जो तीसरा जो स्पेसिफिक है वो किसको लेके है, स्पीसीज को लेके है। जैसे अर्जेंटीना के कोस्ट में जायंट फैंटम जेलीफिश को देखा गया। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जायंट फैंटम जेलीफिश,
ये जेलीफिश को यहाँ पे देखा गया है, ठीक है ना। अब ये जेलीफिश को देखा गया, ये रेयर है। रेयर इसलिए है कि कई सालों बाद इसको देखा गया है। मतलब अगर देखो तो 120 ईयर के आसपास इसको बाद इसको देखा गया, 120 ईयर के आसपास बाद इसको देखा गया है, इस वजह से न्यूज़ में आ गई, ठीक है। इसका आकार लगभग 1 मीटर का देखा जाता है, ठीक है ना, जो मतलब इसकी चौड़ाई है, और लंबाई 10 मीटर के आसपास भी मुझे लगता है इसकी है। पहली बार इसको 1899 में देखा गया था, और इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। बहुत अंधकार वाले ओशन वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ जायंट फैंटम फिश कहाँ पे देखा गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कहाँ पे देखा गया, अर्जेंटीना के कोस्ट में, अर्जेंटीना के कोस्ट में। अब अर्जेंटीना की लोकेशन, अगर आपने ये नॉर्थ अमेरिका को मैप देख रखा होगा और ये साउथ अमेरिका को मैप देख रखा होगा, तो इस वाले रीजन में आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। और ये वाला रीजन अटलांटिक ओशियन का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे बॉब अलमंदेव स्ट्रेट भी है जो चिली में है, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट अगर आपको मैं बताऊँ कि इट इज़ अ साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम इसका गिंगेटिया है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट लैक्स टेक्टेंटल यूज ऑफ रिबन लाइक ओरल आर्म्स टू कैप्चर प्रे। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ठीक है, स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। तो आपको क्या रहेगा ना, जब हम एक एमसीक्यू पे कुछ मिनट बिताते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है या उसकी जो चीज़ें होती हैं हमें समझ में आ जाती हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कॉमनली नहीं पाया जाता सैलो कोस्ट रीजन में, ये डेंस रीजन में पाया जाता है, सैलो कोस्ट रीजन में तो पाया नहीं जाता। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा जो क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ेंगे। तीसरे के बाद क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो टॉपिक है उस पर हम देख बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से क्या है, ज़्यादातर लोगों में वीडियो शेयर होता है तो मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो चलिए, तीसरा जो टॉपिक है किसके बारे में है, विद द रेफरेंस ऑफ लायरोथेमिस केरलेंसिस के बारे में है। अब केरलेंसिस नाम से आपको पता होगा भाई केरल के आसपास है। तो केरल का जो कोस्टल रीजन है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है, अगर हम देखें ये वाला रीजन है, कोस्टल वाला इधर वाला रीजन है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीसीज खोजी गई है। अब ये फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक मैंने ऐड कर रखी है क्या, कहाँ गई, नहीं है इसमें, सॉरी। तो केरल के यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की जो स्पीसीज खोजी गई, इस वजह से न्यूज़ में आ गई, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट किया जा सकता है कि इसे नॉर्थ ईस्ट में खोजा गया, क्योंकि सिमिलर टाइप की एक स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती है। लेकिन अगर देखें जब डिटेल स्टडी हुई तो पता चला कि सेम टू सेम नहीं है, कुछ चेंजेस है इसमें, ठीक है ना। अब इसका नाम यहाँ पे क्या है, लेरोथेमिस केरालिस इसका नाम है, ठीक है ना। कहाँ खोजी गई है आपने यहाँ पे पता चल, यहाँ पे आप देख लें कहाँ पे खोजी गई है। अब अगर हम बात करें तो ये मानसून की जो गतिविधियाँ होती है उसके दौरान ये उभरती है ना। और जैसे ही पानी गायब होता है या बारिश कम हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो इसको डिस्कवर किया गया ड्रैगन फ्लाई को, केरला में न्यू स्पीसीज है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसका नाम भी आपने देख लिया। दूसरा, इट प्रेफर फॉरेस्ट इकोसिस्टम ओवर ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप। ये ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप की जगह फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखी जाती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, इट इमर्ज मेनली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन के दौरान मेनली क्या करती है, इमर्ज होके आती है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है ये, तीसरा स्टेटमेंट आपको ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। जो तीसरा 1 और 3, तो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मानव निर्मित जो एरिया होते हैं, या इट प्रेफर करती है मॉडिफाइड लैंडस्केप को। मतलब कि जो मॉडिफाइड बदलाव किए वाले रीजन होते हैं उनको ये प्रेफर करते हैं आना, ना कि नेचुरल जो साइट्स होती हैं उनकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन किसके संबंध में है, हाल ही में जो सूडान वाला रीजन है, सबसे पहले आपको सूडान वाला रीजन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैप में। आप देखिए, आपको मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ। ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है ना। ये अफ्रीका का मैप इस तरह से है, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिया गया है, ये वाला रीजन, तो इधर वाला रीजन है, यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक। तो पहले आप ये समझिए कि ये रेड सी से यहाँ पे लग रहा है सूडान, ठीक है ना, सूडान, ठीक है। नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, तो ये साउथ सूडान के वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है, जो इरिट्रिया से बॉर्डर शेयर करता है, इथियोपिया से करता है, इजिप्ट से करता है, चाड से करता है, तो इनसे ही क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। तो यहाँ पर इस रीजन को क्या बोला जाता है, कोर्दोफोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर्दोफोन। तो सूडान का जो रैपिड जो ग्रुप है RSF जिसको कहा जाता है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसने एक ड्रोन हमला किया, इस वजह से यहाँ पे 24 लोग मर गए। तो यहाँ से रिवर नील रिवर भी फ्लो करती है। तो ये जोग्राफिकली ये साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि हो सकता है कि इस साइट के बारे में पूछा जाए। कोर्डोफोन रीजन के बारे में खाली आप कोर्डोफोन रीजन भी अगर आपको पता रह गया ना कि अफ्रीका में बिलोंग करता है और ईस्टर्न वाले पार्ट को बिलोंग करता है, तो आप करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आर्मेनिया, अजरबैजान या ग्रीनलैंड वाला या मिडिल ईस्ट वाला रीजन आपको लगेगा, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया है भी, तो ये इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका वाले रीजन में है, अफ्रीका में भी कहाँ, सूडान में, तो वहाँ पे ये घटना हुई है। और इसकी जो मैप है मैंने आपको बताया कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे नियरेस्ट एक माउंटेन है जिसको नूबा माउंटेन कहा जाता है, ये इस रीजन का सबसे ऊंचा माउंटेन है, हालांकि 900 मीटर के आसपास ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेबियन ज़्यादातर लोग रहते हैं, नूबियन, बेजा, दाजू, इस टाइप की जो ट्राइब्स भी यहाँ पे रहती है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सब होता रहता है, ठीक है। लेकिन पहली बार ये कोर्डोफान रीजन न्यूज में आया है, तो यूपीएससी प्रोबेबली क्वेश्चन इसमें बना सकता है। इट लाइज बिटवीन द दारफुर रीजन इन द वाइट नाइल वैली, द दारफुर क्षेत्र श्वेत नैली घाटी के बीच में स्थित है। दूसरा है यहाँ पर वेस्ट कोर्डोफान इज रिच इन ऑयल फील्ड्स, पश्चिमी कोर्डोफान तेल क्षेत्र से समृद्ध है। तीसरा है द रीजन इज इंटायरली माउंटेनियस इन नेचर, यह क्षेत्र पूर्णतः पर्वतीय प्रकृति का है। अब तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पर्वतीय क्षेत्र तो होगा ही नहीं, ये वाला रीजन खास इक्वेटर के आसपास पड़ता है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरह का ड्राई वाला एरिया है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, पैरेलोकेट्रिस के बारे में, इंडिका के बारे में। बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज अलग अलग नहीं थी, एक टाइगर जो हमेशा न्यूज में रहता है, 3 जोग्राफिकल साइट थी, ग्रीस के बारे में भी हम देखेंगे। पहले इसको चलिए देख लेते हैं, पैरेलिको क्रेटस इंडिका के बारे में। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं, तो एक तरह का मरीन वॉर्म है, मरीन वॉर्म है, जिसको खोजा गया है, कहाँ पे खोजा गया, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में खोजा गया है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही रेयर है ना। और ये अभी जिसे रिकॉर्ड किया गया है किसे, पैरेलोकेट्रिस इंडिका। अब आप पूछोगे कि सर इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे जीव जंतु खोजे जाते हैं, क्या सब इंपॉर्टेंट है, कि सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने इंडिया में जो जो खोजे जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख ली, कहाँ पे खोजे गए हैं, रेयर हैं कि नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपने 2-3 रख ली, तो आपके लिए करेक्ट, मतलब कि आपका चांस रहता है कि आप उसे करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर आप देखिए स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, इट इज़ मडी ब्रिस्टल वॉर्म बिलोंग टू फैमिली हेसिंडाई फैमिली से संबंधित है। दूसरा, इट इज़ द फर्स्ट स्पीसीज इन इट्स जीनस एवर डिस्कवर इन वर्ल्ड वाइड, पहली बार इस तरह की जीन की खोज हुई है, इस तरह की स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी में। तो देखिए पहली बार नहीं बल्कि इंडोनेशिया में और ओमान वाले रीजन में इस तरह की जीन आपको देखी जाएगी, कहाँ पे, इंडोनेशिया वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगी और ओमान वाले रीजन में मिलेगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के बंगाल खाड़ी पहली बार खोजा गया है, लेकिन हाँ भारत में जरूर, भारत के रीजन में पहली बार यह देखने में मिला है। तो जो ये पैरेसिलिया इंडिका है, यह भी पहली बार देखने को मिला, पहला तीसरा इसका करेक्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे। और ये वाला जो दूसरा आपने देखा यहाँ पर कैरेंसिस के बारे में आपने देखा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा जायंट फैंटम जेलीफिश। अब ये 3 स्पीसीज आज जो न्यूज में थे उनको आपने यहाँ पर देख लिया, करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ग्रीस के बारे में। अब ग्रीस की लोकेशन सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। ग्रीस की लोकेशन आप देखिए, ये जेलीफिश की फोटो यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ग्रीस की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये वाला रीजन है येलो कलर का जो आपको देखने को मिलेगी, ये पूरा ग्रीस का रीजन है। और माउंट ओलंपस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एजियन सी पता होना चाहिए, ईस्टर्न में आपको एजियन सी देखने को मिलेगा। फिर आपको इधर सी आप क्रेटे देखने को मिलेगा, फिर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, वेस्ट में आयोनियन सी देखने को मिलेगा। और टर्की और जो ग्रीस है इसके बीच में विवाद भी रहता है, डेडेसेनस जो आइलैंड उनको लेके, और क्रेटे आइलैंड को भी लेके। टर्की क्लेम करता है इसका है और ग्रीस कहता है इसका है। और क्योंकि टर्की भारत के खिलाफ काम करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो भारत वाइस वर्सा ग्रीस को भी सपोर्ट करता है और ग्रीस से भारत का अच्छे संबंध भी हैं। अब इसको लेके यहाँ पे अभी समिट चल रही है, किसको लेके, ग्रीस की और भारत की। तो ग्रीस के जो रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच जो बैठक अभी चल रही है, कहाँ पे, नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चर्चा में आ गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर है, ठीक है ना। अब अगर आप बाल्कन वाला रीजन देखो अफ्रीका जहाँ पे हमने देखा, तो उसका जो साउथ वाला रीजन अगर हम देखें, कहाँ गया, तो ऊपर वाला रीजन जो बाल्कन वाला रीजन उसके साउथ का पार्ट ये माना जाता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसके नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ में मैंने आपको बताया, तो इसके नॉर्थ में आपको नॉर्थ मैसेडोनिया देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको अल्बानिया देखने को मिलेगा, कंट्रीज में, ठीक है ना। ओशियन तो हमने देख लिया। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा तुर्की या टर्की जिसको कहते हैं, तुर्की भी बोलते हैं। और ओशियन में हमने देख लिया, तो ईस्ट में जो आपको एजियन सी देखने को मिला,
कौन सा एजियन सी, आपको वेस्ट में आयोनियन सी देखने को मिला, आयोनियन सी देखने को मिला, और साउथ में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिला। तो जोग्राफिकल कहाँ कहाँ से देश से घिरा हुआ है, आपको नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया और टर्की 4 देशों से घिरा हुआ है और 3 ओशियन से घिरा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। और माउंट ओलंपस इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा तीसरा, ग्रीस इज बॉर्डर बाय ब्लैक सी। हमने इतना मैप देख लिया, हमको पता चल गया कि भाई ब्लैक सी तो दूर दूर तक इससे कोई बॉर्डर नहीं बनाता। हालांकि मैंने मेजर जो वाटर बॉडीज है उनका एक अलग वीडियो कवर कर रखा है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या, 7 विद द रेफरेंस ऑफ द सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सावलकोट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में न्यूज है। सावलकोट प्रोजेक्ट की चलिए फोटो देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए जम्मू कश्मीर का यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा, ठीक है ना, श्रीनगर, और ये यहाँ पे आपको सावलकोट परियोजना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चिनाब रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, चिनाब रिवर। अब ये डैम यहाँ पे प्रपोज है रायसी डिस्ट्रिक्ट पर, ठीक है ना, ईएसए का ये डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लोकेशन तो सारी देख ली। अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा न्यूज में क्यों था सावलकोट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो भारत जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर क्या कर रहा है, एक परियोजना बना रहा है, ठीक है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडस वाटर जो ट्रिटी है जिसको 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में साइन किया गया था, उसका भारत ने क्या किया, निलंबन करने के बाद पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है कि इंडस वाटर ट्रिटी के अकॉर्डिंग सिंधु या इंडस जिसे कहते हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये जो रिवर हुआ करती हैं ये किसके अंतर्गत आती थी, इनका जो मेजर पानी पाकिस्तान यूज करता था, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत यूज करता था। क्योंकि झेलम पर भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाता था, इसलिए यहाँ पे जो बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 1856 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है रामबन जिले में। तो इस वजह से ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना देना है। दूसरा, अगर हम बात करें चिनाब किसकी सहायक है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है कि चिनाब किसकी सहायक नदी है, ठीक है, मतलब किसकी सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इट इज़ द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन द चिनाब, चिनाब में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरा, इट विल बी द कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी इसको बना रहा है, करेक्ट है। तीसरा, इट इज लोकेटेड इन तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर बेसिन में। भाई तीस्ता रिवर बेसिन में कहाँ से आ जाएगी, ये चिनाब में है। और दूसरा, अगर हम देखें जो चिनाब नदी है 960 किलोमीटर उसकी लंबाई है और आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे मरुसूदर इसकी ट्रिब्यूटरी है, तावी इसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो रावी, अब अगर हम बात करें तो ये इंडस वाटर ट्रिटी पर हमने यहाँ पे देखा। अब चंद्रा और भागा के रूप में ये क्या करती है, निकलती है, बाद में इसका नाम चिनाब हो जाता है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो 8 यहाँ पे न्यूज में था, क्या न्यूज में था, अगर हम बात करें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इट इज एन ऑटोनॉमस, इनकोइस के बारे में यहाँ पे न्यूज में था, इनकोइस जो संस्थान है वो न्यूज में थी। तो चलिए उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इट इज़ द ऑटोनॉमस बॉडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इनकोइस बॉडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। दूसरा, इट ऑपरेट इन द इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इट ऑपरेट, यह भारतीय सुनामी जो चेतावनी केंद्र का संचालन करता है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे। तीसरा, इट हेडक्वार्टर इन चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम बात करें किसके बारे में, इनकोइस के बारे में, तो इनकोइस का मतलब क्या है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, और इसके हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है, तो करेक्ट है, हेडक्वार्टर इनकरेक्ट है, हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक। ये सुनामी का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, ओशियन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देता है, जो मरीन पोल्यूशन है, मतलब समुद्र में जो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज, उसका भी डाटा यहाँ पे शेयर करता है, और साथ ही जितने भी इंडियन ओशन रीजन में है उनकी मदद भी करता है ये, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, सहाद्री जो टाइगर रिजर्व उसके बारे में, कि पश्चिम महाराष्ट्र में बाघ प्रोटेक्शन, टाइगर कंजर्वेशन बढ़ावा देने के लिए सहाद्री टाइगर रिजर्व तीसरी बाघिन को जंगल में छोड़ा गया है। तो टाइगर री इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है वेस्टर्न जो सहाद्री महाराष्ट्र वाला रीजन, तो वेस्टर्न सहाद्री रीजन में, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें तो 2 रीजन को मिला के बनता है, जो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको मिलाकर बनता है, और चंदोली नेशनल पार्क, इन दोनों को मिलाकर बनता है कौन सा, सहाद्री टाइगर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब कोयना रिवर पर जो शिव सागर
जलाशय है वह भी यहाँ पर है, वारणा रिवर पर वसंत सागर जलाशय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो 1973 में शुरू हुआ था। डेली एक क्वेश्चन इस पर बनता ही है। 58 टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत में है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे और टाइगर भी सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी टाइगर सेंसस की इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन यहाँ पे इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट टाइगर हैबिटेट वेस्टर्न घाट्स, यह पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बाघ आवास क्षेत्र है। करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा, इट का गठन कोयना वन्यजीव अभयारण्य चंदौली को मिलाकर किया गया, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। कोयना और चंदौली को मिलाकर इसका यहाँ पे कंपोजिशन किया गया है। तीसरा, STR केंद्रीय भाग भाखड़ा जलाशय द्वारा आच्छादित है। सेंट्रल प्रोपोर्शन भाखड़ा रिजर्व, भाखड़ा रिजर्व है तो कहाँ से आ जाएगा, भाखड़ा कहाँ सतलज रिवर पर बना हुआ है, कहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं और PDF